दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे देश हिंदुस्तान में लोग जितना नेताओं को पसंद नहीं करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा प्यार हमारे इंडियन आर्मी के जवानों को करते हैं। इसकी वजह सिर्फ एक ही होती है कि हमारी इंडियन आर्मी सरहदों पर खड़ी होकर हमारे देश की सुरक्षा ही नहीं करती है, बल्कि उनकी वजह से हम लोग भी अपने घरों के अंदर सुकून की नींद सो पाते हैं। लेकिन आज की कहानी में एक सेना का जवान सरहद पर खड़े होकर अपने देश की सुरक्षा तो कर लेता है, लेकिन अपने घर की सुरक्षा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है, तो हर किसी के अंदर का गुस्सा फूट फूट कर बाहर निकलने लगता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है कर्नाटक प्रदेश की। कर्नाटक का एक जिला पड़ता है बेलगांव, और इसी बेलगांव का एक थाना पड़ता है मारीहाल, और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कस्बा आता है होनिहाल, और इसी होनिहाल कस्बे का रहने वाला है उदय पटनदार। उदय के टोटल 2 बेटे हैं, जिनमें बड़ा बेटा दीपक और छोटा बेटा चंद्रकांत। दीपक, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास, जो इंडियन आर्मी का जवान है। दीपक की पत्नी का नाम है अंजलि, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। बात कर रहा हूं मैं 28 फरवरी 2024 की। दरअसल दीपक 2 महीने की छुट्टियां लेकर अपने घर पर आता है और फिर अपने पूरे परिवार के साथ काफी खुशहाल तरीके से छुट्टियां व्यतीत करता है। 28 फरवरी 2024 को दीपक अपनी पत्नी अंजलि और अपने ड्राइवर प्रशांत पाटिल के साथ पिकनिक मनाने के लिए घर से बाहर जाता है। लेकिन तीनों जब शाम के वक्त उधर से वापस आते हैं, तो दीपक अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, इसीलिए मुझे बेलगांव शहर जाना होगा, तुम ड्राइवर के साथ घर चली जाओ। अंजलि ड्राइवर के साथ अपने घर पर पहुंच जाती है, लेकिन देर शाम तक भी दीपक जब अपने घर पर नहीं पहुंचता है, तो उसके पिता उदय अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन करते हैं, लेकिन अब दीपक का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी जब दीपक का नंबर नहीं लगता है, तो दीपक के जितने भी जानने वाले होते हैं, सबके नंबरों पर फ़ोन करता है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन इसके बावजूद भी दीपक के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन तक भी जब दीपक अपने घर पर नहीं आता है, तो उदय अपनी बहू अंजलि से फिर से पूछताछ करता है। अंजलि अपने ससुर से यही बात बताती है कि उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही बताया है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, इसके आगे उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन अंजलि जब इस तरह की बातें अपने ससुर से कहती है, तो उदय को अपनी बहू की बातों पर भरोसा नहीं होता है, और फिर अपनी बहू अंजलि को तरह तरह की फटकार लगाने लगता है, जिसे सुनकर अंजलि को भी काफी गुस्सा आ जाता है। 2 दिन का जब समय गुजर जाता है, दीपक का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अंजलि भी अपनी ससुराल वालों से इस प्रकार से गुस्सा हो जाती है कि आखिरकार 4 मार्च 2024 को इसी मारीहाल थाने में जाती है और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। पुलिस जब अंजलि से पूछताछ करती है, तो अंजलि भी पुलिस वालों को वही सारी बातें बताती है जो अपने ससुर को बताई थी। लेकिन साथ ही साथ अंजलि पुलिस वालों से ये भी शिकायत करती है कि उसकी ससुराल वाले उसको परेशान कर रहे हैं। पुलिस दीपक की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन साथ ही साथ अंजलि को दिलासा देती है कि आप घर जाइए, हम जल्द से जल्द दीपक को खोज निकालेंगे। पुलिस दिलासा तो दे देती है, लेकिन पुलिस के लिए भी ये काम इतना आसान नहीं था। उसके बाद पुलिस भी दीपक की हर जगहों पर तलाश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी दीपक का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, और देखते ही देखते लगभग 10 दिन का समय गुजर जाता है। 10 दिनों तक भी जब दीपक का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, तो आखिरकार उदय अपने छोटे बेटे चंद्रकांत को लेकर बेलगांव के डीसीपी से जाकर मुलाकात करता है और अपने बेटे की सारी कहानी बताता है। इधर डीसीपी को जब मालूम चलता है कि दीपक एक आर्मी ऑफिसर है और उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, डीसीपी मारीहाल थाने में फ़ोन करते हैं और पुलिस वालों के ऊपर दबाव देते हैं कि दीपक को जल्द से जल्द खोज निकाला जाए,
तब कहीं जाकर पुलिस इस मामले को सीरियस तरीके से लेना शुरू करती है। पुलिस अब दीपक को खोजने के लिए एक टीम का गठन करती है। पुलिस खुद तो खोजती ही है, लेकिन साथ ही साथ अपने खबरियों को भी इस काम पर लगा देती है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, दीपक के बारे में तो कुछ नहीं पता चल सका है, लेकिन शायद दीपक के बारे में उसकी पत्नी अंजलि ही कुछ बता सकती है। आप लोग अंजलि से पूछताछ करिए। खबरी जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस अब अंजलि का बैकग्राउंड खंगालना शुरू कर देती है और तभी पुलिस के हाथ में अंजलि के खिलाफ कई तरह के सबूत मिल जाते हैं। पुलिस फिर से अंजलि को थाने में बुलाती है और उससे दीपक के बारे में पूछताछ करती है। अंजलि इस बार भी पुलिस वालों को वही जवाब देती है जो इससे पहले दे चुकी थी, लेकिन इस बार पुलिस अंजलि की बातों पर भरोसा नहीं करती है, बल्कि अब पुलिस अंजलि के साथ सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार अंजलि मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। अंजलि कहती है कि साहब, मेरे पति दीपक की हत्या कर दिया गया है। लेकिन अंजलि जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद लोगों के अंदर का गुस्सा फूट फूट कर बाहर निकलता है। दीपक के पिता का नाम है उदय, जो अच्छे खासे पैसे वाले ही नहीं हैं, बल्कि काफी शिक्षित भी हैं। इधर दीपक की जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाती है, अपने करियर की आजमाइश इंडियन आर्मी में करता है और पहली ही कोशिश में दीपक का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो जाता है। उसके बाद दीपक जब अपनी नौकरी करने लगता है, ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है, उदय अपने बेटे की शादी अंजलि से कर देता है। अंजलि भी सब शादी करके अपनी ससुराल आती है, दीपक को काफी हद तक पसंद करती है और काफी खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे जब समय आगे गुजरना शुरू होता है, लगभग 7 से 8 साल का समय गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही 8 साल का समय गुजरता है, अब अंजलि को अपने पति की कमी महसूस होने लगती है, क्योंकि दीपक साल में कभी 2 महीने की छुट्टियां लेकर आता था और 2 महीने कब बीत जाते हैं अंजलि को मालूम ही नहीं चल पाता है। दीपक जब अपनी ड्यूटी पर चला जाता है तो अंजलि अपने पति के लिए बेचैन हो जाती है। ये सिलसिला लगभग 8 सालों तक चलता है। अंजलि कैसे भी करके अपने घर परिवार वालों के साथ एडजस्ट तो कर लेती है, लेकिन जैसे ही 8 साल का समय गुजर जाता है, अब अंजलि से बर्दाश्त नहीं होता है। अंजलि को जब अपने पति की कमी महसूस होने लगती है तो अंजलि इधर उधर ताक झाक करना शुरू कर देती है और तभी अंजलि की नज़र अपने ही ड्राइवर प्रशांत पाटिल पर चली जाती है। प्रशांत, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास, जो दिखने में बेहद हैंडसम है। दरअसल अंजलि की नज़र अपने ड्राइवर पर सिर्फ इसलिए जाती है क्योंकि अंजलि जब अपने ड्राइवर के साथ कहीं भी घूमने के लिए जाती है तो प्रशांत भी अपनी मालकिन की खूबसूरती देखकर उसकी काफ़ी तारीफ करने लगता है, जिसे देखकर अंजलि को भी समझने में देर नहीं लगती है कि प्रशांत उसको पसंद करने लगा है। जैसे ही इस तरह का ख्याल अंजलि के दिलो दिमाग पर आता है, एक दिन सुबह सुबह अंजलि प्रशांत के नंबर पर फोन करती है और अपने घर पर बुलाती है और पूरे साजो श्रृंगार करके गाड़ी में बैठ जाती है और घूमने के लिए बाहर चली जाती है। जैसे ही साजो श्रृंगार करके गाड़ी में बैठती है, प्रशांत से बर्दाश्त नहीं हो पाता है और ना चाहते हुए भी अंजलि की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी महिला नहीं है जिसे अपनी खूबसूरती की तारीफ पसंद ना आती हो। प्रशांत जैसे ही अंजलि की खूबसूरती की तारीफ करता है, इधर अंजलि भी इसी मौके का इंतजार कर रही थी। अंजलि प्रशांत से कहती है कि अगर वाकई में तुम मुझे पसंद करते हो तो आज मैं पूरा साजो श्रृंगार सिर्फ तुम्हारे लिए ही करके आई हूँ। तुम मुझे अपनी मनपसंद जगह पर ले चलो। आखिरकार प्रशांत और अंजलि दोनों बेलगांव के एक होटल में पहुंच जाते हैं और लगभग 3 घंटों के लिए एक कमरे को बुक करते हैं। जैसे ही दोनों कमरे के अंदर जाते हैं, दोनों मिलकर शर्म की सारी सीमाओं को पार कर जाते हैं। उसके बाद ये सिलसिला कभी रुकता ही नहीं है। उसके बाद अंजलि अब अपने घर में काफी खुशहाल तरीके से रहना शुरू कर देती है, बल्कि अंजलि हर दूसरे दिन साजो श्रृंगार करके अपने ड्राइवर के साथ घूमने जाती है, जिसे देखकर अंजलि के ससुर उदय को कहीं ना कहीं अंजलि के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए एक दिन उदय अंजलि से पूछताछ भी करता है और उसको ड्राइवर के साथ बाहर जाने से मना भी कर देता है। लेकिन जैसे ही मना करता है, इधर अंजलि अपने ससुर के ऊपर
पर ही टूट पड़ती है। कहती है कि पैसा मेरा है, मेरा पति कमा कर दे रहा है, तुमको क्या परेशानी है कि मैं कहीं भी घूमने जाऊं। 31 जनवरी 2024 को जब दीपक 2 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर पर पहुंचता है तो उदय अंजलि की शिकायत अपने बेटे से करता है। जब शिकायत करता है तो दीपक सोचता है कि शादी के 8 साल का समय गुजर गया है, आज तक तो कभी अंजलि की शिकायत नहीं हुई थी। लेकिन दीपक ये भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जरूर कोई न कोई बात होगी, तभी उसके पिता उसकी शिकायत कर रहे हैं। इसीलिए दीपक अब अपनी पत्नी के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार दीपक को अपनी पत्नी की सच्चाई मालूम चल जाता है। लेकिन दीपक अपनी पत्नी अंजलि को कभी भी प्रशांत के साथ नहीं देखता है। लेकिन जैसे ही सारी सच्चाई मालूम चल जाता है, दीपक इस बारे में अंजलि से पूछताछ करता है। अंजलि दीपक को जवाब देते हुए कहती है कि मैं ड्राइवर के साथ सिर्फ घूमने के लिए जाती हूँ, लेकिन उसका मेरे साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। अगर तुमको भी मेरे ऊपर शक है तो मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। अंजलि जैसे ही अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेती है, दीपक उसकी गलतियों को माफ़ कर देता है। उसके बाद अंजलि प्रशांत से बातचीत करना बंद कर देती है। अंजलि प्रशांत से बातचीत करना तो बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, अंजलि को यह एहसास होने लगता है कि वो प्रशांत के बिना नहीं रह सकती है। इधर प्रशांत का भी वही हाल होता है। आखिरकार एक दिन अंजलि अपने पति और प्रशांत को लेकर कंपेयर करने लगती है कि दोनों में उसके लिए बेहतर कौन है, और आखिरकार अंजलि को कहीं न कहीं प्रशांत ही अच्छा लगने लगता है। जैसे ही अंजलि को ड्राइवर प्रशांत पसंद आ जाता है, अंजलि उसी दिन ही सोच लेती है कि अब उसका पति उसके रास्ते का रोड़ा बन चुका है। अंजलि उसी दिन ही दीपक को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेती है, और एक दिन अंजलि प्रशांत के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि अगर वाकई में तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। जैसे ही अपने पति को मरवाने की बात कहती है, ये सुनकर प्रशांत भी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि प्रशांत भी अंजलि के प्यार में एकदम से अंधा हो चुका था। उसके बाद अंजलि और प्रशांत दोनों मिलकर दीपक को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। साथ ही साथ प्रशांत अपने षड्यंत्र में अपने 2 दोस्तों को भी शामिल कर लेता है, जिनमें एक का नाम है नवीन और दूसरे का नाम है प्रवीण। ये चारों मिलकर दीपक को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख तय करते हैं। 28 फरवरी 2024 की सुबह के वक्त अंजलि दीपक से कहती है कि आज हम लोग पिकनिक मनाने के लिए चलते हैं। अंजलि जब इस तरह की बातें कहती है, दीपक भी उसकी बात मान लेता है और फिर अपनी पत्नी अंजलि और ड्राइवर के साथ अपनी कार से पिकनिक मनाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है और सीधे गोडचन मलकी पहुंच जाता है। जैसे ही तीनों वहां पहुंचते हैं, इधर प्रशांत के दोनों दोस्त भी अपने साथ शराब की कुछ बोतल लेकर वहां पहुंच जाते हैं। दरअसल दीपक प्रशांत के दोनों दोस्तों को पहले से ही जानता था। जब उसके दोनों दोस्त शराब की बोतल लेकर वहां पहुंचते हैं, प्रशांत दीपक से भी शराब पीने की बात कहता है, लेकिन दीपक शराब पीने से मना कर देता है। इधर जब उसकी पत्नी अंजलि शराब पीने की इजाजत दे देती है, उसके बाद ये चारों मिलकर एक साथ ही शराब पीते हैं। लेकिन प्रशांत अपने षड्यंत्र के तहत अपने दोस्तों के साथ मिलकर दीपक को ज्यादा मात्रा में शराब पिला देता है। दीपक जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद प्रशांत अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर दीपक को बगल के जंगल में लेकर जाता है। तब तक अंजलि कार में बैठकर उन सब के वापस आने का इंतजार करती है। प्रशांत जब अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर दीपक को बगल के जंगल में लेकर जाता है, अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालता है और उसी हथियार से दीपक की हत्या कर देता है। उसके बाद प्रशांत अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर दीपक की डेड बॉडी को 4 अलग हिस्सों में कर देता है और सबको अलग अलग जगहों पर फेंक देता है। उसके बाद ये सब के सब वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अंजलि जब प्रशांत के साथ शाम के वक्त अपने घर पर पहुंचती है तो उदय अपने बेटे दीपक के बारे में पूछताछ करते हैं। तो अंजलि अपने ससुर से कहती है कि उनको काम के सिलसिले में बेलगांव जाना पड़ गया है। वाकई में अंजलि जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस प्रशांत और उसके दोनों दोस्तों को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है।
फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन सब के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन सबको जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।